मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम धारा 95 धारा 95 तुच्छ अपहानि का अर्थ करने वाले कार्य के संबंध में पढ़ेंगे। तुच्छ अपहानि मतलब ट्रैफलिंग एक्ट्स, अर्थात स्लाइट हार्म, तुच्छ कार्य। धारा 95 कहती है कि कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आश्रित है या कारित होने की संभाविता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। तुच्छ कार्य अर्थात ट्रैफलिंग एक्ट से आप क्या समझते हैं? विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती, अर्थात डी मिनिमाइज नॉन क्यूरेट लैक्स, लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ ट्रैफल्स। और यही कारण है कि संहिता में तुच्छ कार्यों को आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान की गई है। हमारे दैनिक जीवन में कार्य होने वाले ऐसे अनेक कार्य हैं जो दृश्य रूप में यद्यपि अत्यंत तुच्छ होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति जो है वह आपराधिक होती है। जैसे किसी व्यक्ति के नीम से दातून तोड़ लेना, अर्थात किसी व्यक्ति के घर के अंदर यदि कोई नीम का पेड़ है और उससे कोई दूसरा व्यक्ति दातून तोड़ लेता है तो यद्यपि वो आपराधिक कृत्य इसलिए हो गया क्योंकि वो चोरी का विषय हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा कार्य है, बहुत तुच्छ कार्य है जो कि धारा 95 में अपवाद में दिया गया है, इसलिए कोई अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा, जैसे गाड़ी में बैठते समय धक्का मुक्की करते हुए बैठना, फिर भी विधि के अंतर्गत ऐसे कार्यों को दंडनीय नहीं बनाया गया है, क्योंकि यदि ऐसा किया गया होता तो हमारा सामान्य जीवन जीना दुष्कर हो जाता और दूसरी तरफ न्यायालयों में वादों की भीड़ लग जाती, न्यायालयों की बहुलता पैदा होती। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 95 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आश्रित है या कारित होने की संभाविता का ज्ञान है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। इसमें हम एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी का 5 रुपये का सिक्का ले लेता है, तो चूंकि 5 रुपये एक तुच्छ राशि होती है, तो इसमें मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति समझेगा कि इस तरह की शिकायत तुच्छ कार्य में आएगी, इसलिए ऐसी उसको धारा 95 का अपवाद का लाभ मिल जाएगा। इसमें कुछ और भी उदाहरण है। बंजर भूमि पर खड़े वृक्षों से मूल्य विहीन फलियां तोड़ लेना, अभियुक्त द्वारा बिना किसी मूल्य के चेक की चोरी कारित करना, दूसरे से टिकट पर यात्रा करने के अभियोग में मानहानि का मामला। इस धारा में प्रयुक्त शब्द अपहानि में मन, शरीर या संपत्ति की क्षति भी सम्मिलित है। यह धारा केवल तभी लागू होती है जब कारित की गई अपहानि इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति अर्थात सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। संहिता में अपहानि शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। यह सुनिश्चित करना न्यायालय के विवेक के अधीन है कि कोई अपहानि कारित हुई है या नहीं हुई है। अपहानि शारीरिक या मानसिक क्षति के रूप में हो सकती है और उसमें ख्याति अथवा वित्तीय हानि भी सम्मिलित है। इस धारा की प्रयोज्यता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है: क्षति की प्रकृति, पक्षकारों की स्थिति, आशय या ज्ञान, परिवर्ती परिस्थितियां, सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की धारणा। आज की कक्षा में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अर्थात निजी सुरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसका प्रावधान धारा 96 से 106 भारतीय दंड संहिता में किया गया, धारा 96 से धारा 176। निजी सुरक्षा का अधिकार क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर एवं संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि इस प्रकार की सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता तो शायद उसका शरीर एवं संपत्ति हमेशा में खतरे में होते।
शरीर एवं संपत्ति की रक्षा का अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त है। राज्य पर भी व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा का दायित्व होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जबकि किसी व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति के खतरे में होने पर उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह राज्य से अपनी रक्षा के उपाय प्राप्त कर सके। अतः ऐसी परिस्थितियों में उसे निजी सुरक्षा के लिए कुछ तात्कालिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से धारा 106 तक में किया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रतिरक्षा का कार्य है, दुर्व्यवहार अथवा प्रतिशोध का नहीं। इस अधिकार के अंतर्गत किसी आक्रमण को उचित ठहराने के लिए ढाल की तरह उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके लिए प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक विवेचन आवश्यक है। इससे ये ज्ञात हो सके कि अभियुक्त ने वास्तव में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया था अथवा नहीं। अभियुक्त के द्वारा बिना युक्तियुक्त आधार के यह अवधारणा कर लेना कि उस पर किसी आक्रमण के होने की संभावना है, अभियुक्त को इस अधिकार के उपयोग की अनुमति नहीं देती। निजी सुरक्षा के अधिकार को निम्नलिखित शीर्षकों में हम विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, निजी सुरक्षा का अधिकार, निजी सुरक्षा का अधिकार के अपवाद, निजी सुरक्षा का अधिकार का विस्तार, निजी सुरक्षा का अधिकार का आरंभ और अंत, और निजी सुरक्षा की संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। धारा 96 कहती है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बात है, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। नेक्स्ट धारा 97 है शरीर तथा संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या अपराध अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।